हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की रेलवे सामान्य अध्ययन पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के अंतर्गत आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड, इन तीनों राज्यों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी सन 2000 ईस्वी में, लेकिन इनकी तारीख अलग अलग थी। जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर को सन 2000 ईस्वी में। ध्यान रखना, तीनों राज्यों का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तो तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ था। यानी कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश राज्य का ही भाग था, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ सन 2014 ईस्वी में, 2 जून 2014 ईस्वी को। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि सबसे पहले गठित हुआ था भाषा के आधार पर। कब हुआ था? 1 अक्टूबर वर्ष 1953 ईस्वी में। 1 अक्टूबर वर्ष 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए बनने वाला भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य था। और अगर आपको इसको देखो, ये मैप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन सभी को कि कौन सा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड, इन तीनों राज्यों की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई। और ये तीनों राज्य कहाँ पर पड़ते हैं? तो देखो, ये रहा भारत का मैप, ये रहा हमारे पास में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड, यानी कि यूके, जिसको आज के समय पर यूके के नाम से जानते हैं। नीचे फिर ये बराबर में यहाँ पर पड़ता है बिहार, और बिहार से अलग कौन हुआ? झारखंड, JH। ठीक है। और ये पड़ता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? ये वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या कि 2 जून 2014 को कौन सा बना था? तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना होता आंध्र प्रदेश से अलग। ये रहा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो ये लोकेशन है तेलंगाना की। जब भारत में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को, उस समय पर भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन आज के समय पर वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 8 है। क्योंकि ये वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में सारे के सारे डिस्कस कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में मैंने समझाया कि किस तरीके से किस राज्य का गठन किस वर्ष किस संशोधन के द्वारा हुआ। ये सारी बातें आप जाकर देख सकते हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। देखो, जो भारतीय संविधान की संप्रभुता है वो जनता में निहित है। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, जिसको संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। देखो, ये रही आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, इसकी शुरुआत किस हो रही है? हम भारत के लोग से। यानी कि सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग हैं। जब आप भारतीय संविधान इसकी प्रस्तावना की लास्ट लाइन पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा गया है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये भारत के लोग हैं, इन्होंने अपनी संप्रभुता किसको दे दी? भारतीय संविधान को दे दी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कर रहे हैं, यानी कि हम इसको अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। कब से? 26 नवंबर 1949 से। यानी कि आपको पता होगा कि जो संप्रभुता नीति वो किस में थी? क्राउन में थी। क्राउन ने क्या करा? भारत में एक कैबिनेट प्लान भेजा, और कैबिनेट प्लान ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या करा? संविधान का निर्माण किया। और संविधान किसने बनाया था? भारत के लोगों ने। और भारत के लोगों ने अपनी संप्रभुता किसको दे दी? संविधान को दे दी। और अपने ऊपर संविधान को कब लागू कर लिया? यानी कि जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हालांकि ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, लेकिन अभी यही समझो कि 26 जनवरी 1949 को हमने इसको अपने ऊपर
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान क्या हुआ, संप्रभु हुआ। और संप्रभुता का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर निकाय होता है जिससे ऊपर उस राजनीतिक समुदाय में कोई भी सत्ता नहीं होती। यानी कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है, अपने आप में सुप्रीम है, सर्वोच्च शक्ति है, इससे ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचो कि क्या सच में भारतीय संविधान संप्रभु है? मैं कहूँगा भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट बदलाव कर सकती है, यानी कि वो किसके अधीन रह सकता है? भाई संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि उससे ऊपर कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं है। यही तो हुआ ना। वो ऊपरी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। जो सामंत थे, सामंत ने यही तो कहा था। सामंत ने जब डेफिनेशन दी थी सर्व उसकी संप्रभुता की, हालांकि दी तो बहुत सारों ने, कि संप्रभु एक ऐसी शक्ति होती है जो अपने क्षेत्र में पूर्ण हो, अनियंत्रित हो, उसको कंट्रोल ना किया जा सकते, वो अपने से ऊपर क्या करे, किसी भी अन्य राजनीतिक सत्ता को स्वीकार ना करे। अगर भारतीय संविधान संप्रभु है तो फिर ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अब आप कहोगे कि भाई भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, वो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, इसका मतलब तो भारतीय पार्लियामेंट संप्रभु है। तो मैं कहूँगा कि भाई पार्लियामेंट भी संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एग्जीक्यूशन, जो कार्यपालिका होती है, उसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा को एग्जीक्यूशन को क्या कर सकते हैं हम? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका के द्वारा किसको भंग किया जा सकता है? संसद को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट आप कहोगे कि भाई फिर कार्यपालिका है। मैं कहूँगा कि कार्यपालिका भी नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका की जो शक्ति नीति होती है वो किस में होती है? प्रेसिडेंट में होती है, राष्ट्रपति में होती है। आप कहोगे कि नहीं नहीं प्रेसिडेंट है। मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, क्योंकि इस पर क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 61 के द्वारा इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है। अब समस्या होगी कि यार फिर एग्जीक्यूशन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम भारत के लोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने संविधान को दे दी। संविधान में चेंजिंग कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कौन चेंज कर सकता है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की शक्ति किस में नहीं है? प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। तो फिर संप्रभु हुआ कौन भारत में? सोचो थोड़ा सा। अब कोई सोचेगा कि हाँ जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका। मैं कहूँगा कि न्यायपालिका भी नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं उनको उनके पद की नियुक्ति और उनका यानी कि नियुक्ति या फिर हटाने की शक्ति किस में निहित होती है? वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास में होती है, संसद में निहित होती है। अब बताओ कौन है? ना जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूशन है, ना पार्लियामेंट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना प्रेसिडेंट है, तो फिर है कौन? ना भारत के लोग हैं। देखो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर ये है कि जो संप्रभुता है ना भारत में, वो किसी भी एक संस्था में निहित नहीं है। क्योंकि भारत में जो संप्रभुता का कंसेप्ट है वो बिखरा हुआ है, स्कैटरिंग फॉर्म में है, यानी कि बिखरी हुई संप्रभुता है हमारे यहाँ पर। क्या है? बिखरी हुई संप्रभुता है, यानी कि अपने फील्ड में सभी संप्रभु हैं। संविधान ने जितने भी प्राधिकारी हुए हैं और संस्था हुई हैं उन सभी को संप्रभुता प्रदान कर दी। यदि संप्रभुता के आदर्श अर्थ को आधार माना जाए तो भारत में कोई भी संप्रभु नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया, ना संविधान है, ना पार्लियामेंट है, ना एग्जीक्यूशन है, ना प्रेसिडेंट है। ठीक है? ये बातें ध्यान रखना। भारत में संप्रभुता क्या है? बिखरी हुई है। अब बिखरी हुई होने का मतलब ये हुआ कि भारत वो सारी सारी बिखरी हुई से क्या बन रहा है? भारत राष्ट्र बन रहा है। तो भारत राष्ट्र एक संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि वो अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामलों के संदर्भ में क्या है? स्वतंत्र है। वो अपने ऊपर किसी भी बाह्य सत्ता को क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता। अपने जितने भी इंटरनल और आउटर मैटर होता है वो ओपनली अपने तरीके से डिसीजन लेता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? भारत राष्ट्र संप्रभु है। ठीक है? ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ना भारत के लोग, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। जो हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र ज़्यादा मजबूत है, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप देखोगे कि सेंटर गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर है, संघ है, उसको क्या है? ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट से। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा से और क्या लिया है? तो कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों को लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि जो रेसिडुअल्स पावर्स होती हैं उनको भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तीसरा आप देखोगे कनाडा से हमने लिया है केंद्र, जो केंद्र के द्वारा राज्यों के अंतर्गत गवर्नर्स होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनको नियुक्त करने की शक्ति भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मूल
मूल कर्तव्य लिया गया है, तो मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। जो सोवियत संघ है इसको यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। जो मूल कर्तव्य थे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, ये मूल कर्तव्य उसका पार्ट नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था संविधान में। अब जब किसी भी चीज़ को संविधान में बाद में जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया इनके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1976 ईस्वी में, जिसके माध्यम से इनको संविधान में एक नया भाग 4A के अंतर्गत रखा गया और भाग 4A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत इनको जोड़ा गया। देखो, जब भी आप कभी कैपिटल लेटर में ये इस प्रकार से शब्द देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। यानी कि ये किसका पार्ट नहीं थे, मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बना था उसका पार्ट नहीं थे। इनको क्या करा गया, बाद में जोड़ा गया। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में। अब जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो देखो उस समय पर तत्कालीन सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से प्रधानमंत्री कौन थी, मैडम इंदिरा गांधी जी। मैडम इंदिरा गांधी की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे सरदार स्वंत सिंह। सरदार स्वंत सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण होता है जिसको सरदार स्वंत सिंह समिति कहा जाता है। अच्छा, इन मौलिक कर्तव्यों को क्यों जोड़ा गया, देखो आपको संविधान में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत, जो कि राज्य के खिलाफ आपको प्राप्त हैं। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। अब इंदिरा गांधी जी को फील हुआ कि यार देखो ये जो नागरिक हैं भारत के, ये राज्य के खिलाफ इनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसे ही राज्य की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपने नागरिकों के प्रति कि आप ऐसा ऐसा करिए, जैसे कि आप झंडे का सम्मान कीजिए, आप क्या करिए, सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, मतलब कि उसको बनाए रखिए। तो इस प्रकार के जो कर्तव्य जोड़े गए वो भाग 51A के अंतर्गत रखे गए। और किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने क्या गठित की, सरदार स्वंत सिंह समिति की गठन किया। अब इस सरदार स्वंत सिंह समिति ने एक रिकमेंडेशन दी कि भारत में क्या होना चाहिए, 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन किया गया जब, उसके माध्यम से मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या करा, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। कब, वर्ष 1976 ईस्वी में। और अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करता तो उस समय पर दंड देने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया और 8 की जगह कितने जोड़े, भारतीय सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 11 हो चुके हैं, यानी कि एक और जुड़ गया तो वर्तमान में संख्या कितनी होगी, 11। अब जब ये एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया फिर से, तो अभी बताया कि जब भी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो जब ये एक जोड़ा गया तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा 86वें नंबर का। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब, वर्ष 2002 ईस्वी में। और इसके माध्यम से हमने क्या करा, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इधर जो ये यूएसएसआर लिखा है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर की फुल फॉर्म है। जो यूएसएसआर था ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज था, यानी कि 15 देशों का समूह था। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कब होती है, तो ध्यान रखना 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को ये बनकर तैयार होता है। 30 दिसंबर 1922 को 15 कंट्री का एक समूह जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है ये बनकर तैयार होता है। लेकिन इसकी जो टूटने की, ब्रेक होने की तारीख है वो क्या है, 25 दिसंबर 1991 है, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को ये ब्रेक हो गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पर पूछी जा सकती है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब बना था, 30 दिसंबर 1922 को, लेकिन ब्रेक कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, एक ध्यान रखना कि जो यूएसएसआर है इसमें सबसे बड़ी कंट्री रसिया थी। और रशियन रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, यानी कि रूस की क्रांति कब हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन वो हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। और रसिया से क्या याद रखना है आपको, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, अभी दिखाया था आपको प्रस्तावना कहाँ पर है, ये रही प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, ये भी कहाँ से लिया गया है? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता यानी कि प्रतिष्ठा व अवसर की समता। यानी कि स्वतंत्रता कितने की? 5 की, समता कितने की? 2 की। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो न्याय की व्यवस्था कहाँ से ली थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रशियन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में ही जोड़ा गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है उसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है? सॉरी, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग कब बनी? तो वो बनी थी वर्ष 1973 ईस्वी में। वर्ष 1973 ईस्वी में क्या हुआ था? तो वर्ष 1973 ईस्वी में एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती बनाम केरला के राज्य केस में जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या बनी थी? भारतीय संविधान का भाग बनी थी। जबकि इससे पहले एक केस आया था 1960 में, जिसको बेरुबारी के नाम से जानते हैं, इंद्रे बेरुबारी केस। उस केस में ये कहा गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि जो संविधान है वो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। और एक्सेप्ट किस में किया था संविधान की प्रस्तावना को? वर्ष 1973 ईस्वी में केरला केशवानंद भारती बनाम केरला के केस में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना में सबसे नीचे तारीख दी गई है वो कौन सी है? तो 26 नवंबर 1949 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो मूल कर्तव्य है ये केवल और केवल नागरिक अर्थात सिटीजन्स को प्राप्त है। ये किसको प्राप्त नहीं है? फॉरेनर यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशी आए, फॉरेनर आए या फिर एलियन आए, इनको किसी को भी प्राप्त नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। कहाँ पर रखा गया इनको? भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। और कितने हैं वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य है। इतनी बात ध्यान रखना। जब 1976 में जोड़ा गया इनकी संख्या कितनी थी? 10। जो नेक्स्ट एक जोड़ा गया इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। किसकी कमेटी के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। उस समय पर किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और ये समय कब का था? ये इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का समय था। और आपातकाल का समय कब से कब तक था? 1975 से 1977 तक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। देखो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ, मेरे लिए आसानी रहेगी थोड़ा सा समझाने में चीज़ों को। ठीक है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। देखो हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन चलता आ रहा था, हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे, तो हमने उसी मॉडल को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि हम उसके आदी हो चुके थे, वो हमारे ऊपर चलता हुआ आ रहा था। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है। जो एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पर वही अपनाई जाती है और इसको कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। जबकि आप देखोगे कि जो एकल नागरिकता है वो कहाँ पर है? इंडिया में है और ब्रिटेन में है। जबकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के अंतर्गत ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक वहाँ पर सेंटर की होती है और दूसरी वहाँ पर स्टेट की होती है। लेकिन अगर आप देखोगे भारत के किसी भी क्षेत्र में पैदा हो जाओ, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में पैदा होते हो तो आपको ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से मिलेगी और भारत की नागरिकता अलग से मिलेगी। आपको केवल संघ की नागरिकता मिलेगी और वो संघ कौन होगा? भारत संघ। ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मूल अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो मूल अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो मूल अधिकार हैं इनको भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा के रूप से, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि ए बिल ऑफ राइट। ठीक है।
अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अभी बताया था कि आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। हाई कोर्ट किसके अकॉर्डिंग करता है? आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति रखता है, और सुप्रीम कोर्ट रखता है आर्टिकल 32 के द्वारा। और कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो न्यायिक पुनरीक्षण है यानी कि जुडिशियल रिव्यू है, वो कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से ही लिया है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है, वो भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। नेक्स्ट, जो हमारी जुडिशरी है, जिसको हम स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते हैं, उसका कंसेप्ट भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। और अमेरिका का संविधान विश्व का एक ऐसा पहला संविधान था जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। कब लिखा गया था? 1787 ईस्वी में। ठीक है। और जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। जबकि जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ये बात ध्यान रखना। संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया अमेरिका से, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और जो प्रस्तावना का चार्टर है वो कहाँ से लिया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया है। इसको इस बात से कन्फ्यूजन मत पैदा करना कि विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से है? ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हुआ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। देखो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। शॉर्ट में कहूँ तो डीपीएसपी। डीपीएसपी में 4 शब्द आते हैं, डीपीएसपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। आपको पता होगा कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत क्या आता है? 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं। भाग 2 में नागरिकता का कंसेप्ट है, और नागरिकता हमारे यहाँ पर कौन सी है? एकल नागरिकता है, जो कि हमने ब्रिटेन से ली। ये भाग 2 में आता है, और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं। भाग 3 अभी बताया आपको, फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से 35 तक आते हैं। और भाग 4 में डीपीएसपी, जिनको 36 से 51 तक रखा गया है। इनको कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे स्पेन से। और कब आए थे? 1937 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो भी आयरलैंड से ली गई है। जब आप आर्टिकल 54 और 55 पढ़ोगे तो वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। और इस समय पर भारत में जो प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू प्रथम ऐसी महिला है जो किसी जनजाति से आती हैं। और कौन सी जनजाति है उनकी? संथाल जनजाति। ठीक है। संथाली जनजाति से आती हैं, सॉरी संथाल। ठीक है। संथाल जनजाति से आने वाली कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है इस समय पर। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम जनजातीय महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। जबकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन किस महिला ने लड़ा था? तो वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। द्रौपदी मुर्मू किसी जनजाति मतलब प्रथम जनजाति महिला है, और वैसे ओवरऑल सेकंड वुमेन है। जबकि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और किसके खिलाफ लड़ा था? तो वो लड़ा था एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ। और जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने किसको हराया? यशवंत सिन्हा को। ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी थी। देखो, ये आपके सामने एक चार्ट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। जैसे कि हमने ब्रिटेन को भी डिस्कस कर लिया कि हमने यहाँ से संसदीय व्यवस्था ली है, विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, मंत्रिमंडल लिया है। ऐसे ही जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उससे हमने मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की पावर बोलते हैं, ये भी हमने यहीं से लिया है। और नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? क्योंकि उपराष्ट्रपति अभी अभी बने हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में डिफाइन है, उसको कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिडुअल्स पावर्स का केंद्र में निहित होना भी कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि सशक्त केंद्र होगा हमारे यहाँ पे, यानी कि स्टेट के कंपेयर में केंद्र क्या होगा? ज़्यादा मजबूत होगा। नेक्स्ट, केंद्र के अंतर्गत जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो भी मॉडल कहाँ से लिया है? कनाडा से ही लिया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि जो भारतीय हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट जिसको संघ सूची बोलते हैं, दूसरी स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची बोलते हैं, और तीसरी कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट का मतलब हुआ समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों के दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जबकि संघ सूची पर केवल संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कनकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची पर कौन मिलकर कानून बनाएंगे? दोनों की दोनों सरकार, यानी कि इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट इसमें लिखा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कंसेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और वो किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। अच्छा, तो संयुक्त बैठक है, उसको बुलाता कौन है? तो उसको बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है, यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, और इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है, जर्मनी से। तो जर्मनी के संविधान को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और यहाँ से लिया है हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जो आपातकाल है वो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं, और भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 ईस्वी में। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अभी तक भारत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, सोवियत संघ का संविधान। तो सोवियत संघ से अभी डिस्कस किया है कि मूल कर्तव्य जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं उनको लिया है। और प्रस्तावना में जो न्याय है कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिकल व पॉलिटिकल न्याय कहाँ से लिया है? सोवियत संघ रूस से लिया है। और मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4A में है, और भाग 4A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक रिपब्लिक को लिया है, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है कि ये हमारे संविधान में कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पर है? आर्टिकल 368 में और भाग 20 में। भाग 20 आर्टिकल 368। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये बात काफ़ी बार पूछी गई है। देखो, जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन याद करो, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन वो कहाँ से है? आयरलैंड से। तो इसको कंफ्यूज मत होना अपने आपस में, ठीक है, ध्यान रखना। जापान के संविधान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको ब्रिटेन के इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि विधि का शासन या फिर विधायी प्रक्रिया। जो विधायी प्रक्रिया है उसको ब्रिटेन से लिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया? हमने जापान से लिया है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया? आयरलैंड से, अभी डिस्कस करी। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध
कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से। और जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं, वीमर नहीं, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वाइमर, बीमर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, हम डिस्कस कर चुके हैं। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 में भाग 20 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वर्ष 1951 ईस्वी में। जो प्रथम संविधान संशोधन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के अंतर्गत किया गया था। और इसके द्वारा और क्या क्या हुआ था, भारत में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था, लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। जमींदारी उन्मूलन किया गया था। तो भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो कि 9 शेड्यूल में लिखे गए थे। ठीक है, तो इसलिए प्रथम संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, उसमें क्या थी, 8 अनुसूचियाँ थी। 8 के बाद में वर्तमान में आप देखोगे इनकी संख्या क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो हमेशा बताया मैंने कि जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो जब 9वीं अनुसूची जोड़ी तो क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब, वर्ष 1951 में। ऐसे ही जब 10वीं जोड़ी दल बदल से संबंधित है, तो उसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1985 ईस्वी में। जब 11वीं अनुसूची जोड़ी तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1992 ईस्वी में। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1992 में। ध्यान रखना ये दोनों के दोनों 1992 में ही किए गए थे। जब प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गया उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। जब 52वां संविधान संशोधन किया, दल बदल से संबंधित अनुसूची जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, तो उस समय पर सरकार थी राजीव गांधी की। और 11वीं और 12वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो उस समय पर पीवी नरसिम्हन राव की सरकार थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में संघ, राज्य और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय है, संवर्ती सूची में 52 विषय है। और जो हमारी ये संघ सूची है, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। क्योंकि संघ के पास में ज़्यादा मैटर है, संघ क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ध्यान रखना, संघ के पास में ज़्यादा विषय हैं, 100 विषय है। राज्य के पास में 61 और संवर्ती सूची में कितने, 52। और संवर्ती सूची का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और संवर्ती सूची का मैटर एक ऐसा मैटर होता है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि संवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसको है, केंद्र व राज्य दोनों का है। वन एवं पर्यावरण विषय हैं, तो वन एवं पर्यावरण संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा समाचार पत्र किसका विषय है, तो शिक्षा समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा। देखो, जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची का विषय होती थी, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, संवर्ती सूची में। देखो, एक बात और याद रखनी है, हमारे पास में 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। एक संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, दूसरी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरी कनकरेंट अर्थात संवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट होते थे, राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट होते थे, और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय होते थे। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से जो ये स्टेट के 66 विषय हैं, इनमें से 5 सब्जेक्ट को कम कर दिया गया। तो कितने बचे यहाँ पर, 61 विषय बचे। इन 5 को कहाँ पर ऐड कर दिया गया, 47 में। अब 47 में जब 5 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, 52 विषय। तो वर्तमान में यानी कि 9 एट प्रेजेंट, तो वर्तमान में जो संवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट है, उसमें कितने विषय हैं, 52। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61। और जो यूनियन लिस्ट अर्थात संघ सूची है उसमें कितने हैं, 100 विषय हैं। ठीक है, और ये प्रोसीजर किसके द्वारा हुआ था, 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा। ठीक है, इन 5 को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, राज्य सूची से हटाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब ये 5 विषय कौन कौन से थे, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो देखो, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषयों को संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और ये 5 विषय थे शिक्षा, वन,
वजन और माप, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण और न्याय प्रशासन। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग या फिर कुछ और जिसमें याद करने को ये नहीं पूछेगा कि आपसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां कब हुआ था। ये आज के टाइम में सभी के याद है। नेक्स्ट, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस और कृषि कानून व्यवस्था का विषय हैं। तो किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। देखो, जब आप पुलिस देखते हो तो पुलिस में आप क्या देखोगे? हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस, केरल पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस। तो यानी कि राज्य की अपनी अलग अलग पुलिस है। तो ये किसका विषय हुआ? राज्य सूची का विषय हुआ। ऐसे ही पंचायती राज, भाई सभी जगह पर आप देखते होगे कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि किसका ज़्यादा रोल रहता है? राज्य का रहता है। तो ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत राज किसके अधीन आता है? राज्य सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आएगा? वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप पढ़ोगे उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पढ़ते हो, तो इस प्रकार के कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो कि राज्य सूची से संबंधित हैं, जिन पर कानून कौन बना सकते हैं? केवल राज्य की विधायिका अर्थात राज्य की विधानमंडल कानून बना सकती है। गैस, कृषि, ये भी उसी के विषय हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन और बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। जब आप रेल देखते हो, भाई इंडियन रेलवे, ये किसका विषय होगा? ऑब्वियसली संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का विषय होगा। कौन सी फोर्स कहाँ पर डिप्लॉय करनी है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कहाँ पर डिप्लॉय करना है? पैरामिलिट्री फोर्सेस को किस प्रकार से डिप्लॉय कहाँ पर करना है? तो ये किसके पास में होते हैं विषय? संघ सूची के होते हैं। केंद्र सरकार इस तरीके के प्रावधान करती है। रेडियो, टेलीविजन और बैंकिंग, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक से रिलेटेड पॉलिसी कोई उत्तर प्रदेश थोड़ी ना बनाएगा, हरियाणा राज्य थोड़ी ना बनाएगा। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा कोरिलेट कर लिया करो कि कौन से पर कानून कौन बना सकता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया था, और जबकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत डिफाइन है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट, नागरिकता किसका विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। जब आप नागरिकता पढ़ोगे तो उसमें भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक डिफाइन किए गए हैं, और एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में, जिसके द्वारा हम 5 तरीकों से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। वो 5 तरीके कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन से। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1995 में। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? 5 तरीकों से नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीकों से नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्वयं में इच्छा हुई कि मैं भारत की नागरिकता को त्यागना चाहता हूँ, तो एक वो प्रकार होगा। एक, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो जब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। और तीसरा, यदि आपने भारत के खिलाफ किसी शत्रु राष्ट्र की मदद कर दी, ठीक है, तो इस प्रकार भी आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग के या फिर कोई अन्य प्रावधान के तहत जो कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में दिए गए हैं उनके तहत आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। तो नागरिकता छीनने के कितने तरीके हैं? 3। नागरिकता ग्रहण करने के 5 हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, और लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, 2019। नेक्स्ट, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। तो कितने साल? 5 वर्ष। और ऐसे ही देशीकरण और पंजीकरण के लिए आपको निवास कितने साल करना पड़ेगा? 5 वर्ष। और पहला नागरिक संशोधन बिल कब आया था? वर्ष 1955 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो कितनी बार हो चुका है? 6 बार। और अंतिम बार कब हुआ? 2019 में। 2019 में कौन सा हुआ है? तो ये था वो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें जो भी प्रावधान है सारे के सारे आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन समुदाय के लोग, मतलब कि जो धर्म के लोग थे, इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, मुस्लिम्स को नहीं किया गया था। ठीक है, और इसमें 31 दिसंबर 2014 या फिर उससे पहले जो भारत में प्रवेश कर रहे थे उनके लिए था ये। और इसमें एक बात और ध्यान रखना टाइम की,
जो इसमें पहले 11 वर्ष था उसको घटाकर कितना कर दिया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए बता रहा हूँ कि देशीकरण या फिर जो एक और प्रावधान इसमें दिया गया है पंजीकरण, इनके लिए कितने साल हो गए, 5 साल। और अंतिम बार संशोधन कब हुआ, 2019 में। इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSR।